चलिए बालक, तो आपके एग्जाम में जो आपका क्लास टेस्ट हुआ है स्कूल में, जो आपका स्कूल टेस्ट हुआ है अगस्त वाला, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये किसी बच्चे का ही पेपर है, ठीक है, जो सॉल्व किया है। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसके बाद आपका लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप होगा। आप देख सकते हैं यही आपका पेपर कोड है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन है जो कि अगस्त में आपका कंडक्ट हुआ है। हो सकता है अगर जिनका नहीं हुआ होगा होगा भी। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एक एक करके इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ चलेंगे। अब इसमें क्या है बालक, जिनका क्लास छूटा होगा, शुरू से नहीं पढ़े होंगे, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और ये जो टिक लगाया हुआ है, किसी बच्चे का टिक लगाया हुआ है, हम लोग अपना आंसर टिक करेंगे। कह रहा है डाइन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। पहले ये बताए डाइन किसका यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है, लेकिन जब इसके साथ टाइम लग जाए, ठीक है, तब कह रहा है कि डाइन सेकेंड इन सब में से किसका यूनिट है, फोर्स का, इम्पल्स का, एनर्जी का और पावर का। तो ध्यान देंगे इसमें ये यूनिट होता है इम्पल्स का, ये इम्पल्स का यूनिट है। अब कैसे है थोड़ा सा हम चेक करके आपको बता दे रहे हैं। देखिए कैसे इम्पल्स का है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान देंगे। इम्पल्स जो होता है, मोमेंटम था ना, ठीक है, तो क्या था आपका, देखिए गलत लिखा हुआ है, नहीं ठीक है, इम्पल्स, इम्पल्स जो है ना यहाँ पे, तो इम्पल्स जो होता है इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं और ये होता है फोर्स इनटू टाइम होता है। ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स इनटू ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ टाइम होता है। ठीक है, फोर्स इनटू ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ टाइम होता है। तो आप तोड़ लीजिए इसको, तो आप तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, किसमें देखना है, तो आपने बोला सर डाइन, डाइन सीजीएस यूनिट होता है। तो अगर सीजीएस यूनिट में तोड़ना हो तो याद रखेंगे फोर्स का होता है ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2 और टाइम का क्या होगा सेकेंड, तो इसका पावर 1 होगा। तो ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। देखिए -2 में से 1 जाएगा तो -1, तो इतना हो गया। समझ में आ रहा है, ये इम्पल्स का। और आप एक लिखे हैं डाइन सेकेंड, डाइन सेकेंड, तो याद रखेंगे डाइन किसको कहते हैं, इसी को बोलते हैं ग्राम, यहाँ एम छूटा है, डाइन सेकेंड किसको बोलते हैं, तो ध्यान देंगे ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2, इसको डाइन बोलते हैं और बगल में आपका सेकेंड है, तो आप माइनस कर लीजिए, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 1। देख लीजिए दोनों सेम है। ठीक है, इम्पल्स का आगे ग्राम सेंटीमीटर, दो बार सेंटीमीटर है जी, इसको ठीक कर ले रहे हैं, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 1। और ये डाइन सेकेंड दिया हुआ था, तो डाइन का कितना होता है, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2 और सेकेंड का सेकेंड हो गया -2 में से 1 माइनस कर दीजिए, सेकेंड इनवर्स 1। तो बताइए कि ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 1 किसका यूनिट है, इम्पल्स का। किसका यूनिट है, इम्पल्स का। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिख रहा है, चलिए मिलाते चलिएगा जो आप किए हैं, जो टिक लगाए। चलिए नेक्स्ट कर 1 kg वेट इज इक्वल टू, इसको समझेंगे 1 kg वेट किसके इक्वल होता है। तो आपको बता दे वाला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में याद रखिएगा केवल 1 kg लिख दिया जाए और लिख दिया जाए 1 kg वेट, ये दोनों में अंतर होता है। याद रखेंगे ये केवल मास का मेजरमेंट करता है और ये फोर्स का मेजरमेंट करता है, ये फोर्स का मेजरमेंट करता है। मास जो होता है आपका, याद रखेंगे कांस्टेंट क्वांटिटी है और ये वेरिएबल क्वांटिटी होता है। ठीक है, और याद रखेंगे इस वेट को ही कहा जाता है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए सबको अगर ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको न्यूटन कहा जाता है। और याद रखेंगे इसका वैल्यू कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना होगा, 9.8 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसी को हटा के 9.8 न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये कौन सा होगा आपका सही, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो याद रखिएगा कि कभी भी आपको मिल जाए केजी वेट तो समझ जाना है कि फोर्स का यूनिट है।
केवल केजी रहता तो मास रहता, केजी के साथ वेट आ गया तो किसका यूनिट हो जाएगा, फोर्स का। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इस तरीके से कि F इक्वल टू 1 kg वेट, वेट का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। कोई दिक्कत बालक? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए ये बच्चा गलत किया था, देखिए अभी लिखा हुआ है, बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी सॉल्व करवाए थे, कह रहा है कि इफ अ लार्जर यूनिट इज चूजन देन द न्यूमेरिक वैल्यू, देन द न्यूमेरिक वैल्यू, कह रहा है कि अगर यूनिट को लार्ज कर दिया जाए तो उसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगा। कह रहा है कि डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, रिमेन्स द सेम, नॉन ऑफ दिस। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो पहले क्वेश्चन समझिए। हम लिख दिए कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हमको ये बताइए कि मीटर और सेंटीमीटर में कौन बड़ा यूनिट है? नहीं, मीटर बड़ा यूनिट होता है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट। ये तो बराबर हम लिखे हैं ना जी, हम ये पूछ रहे हैं कि मीटर और सेंटीमीटर में बड़ा यूनिट, लार्जर यूनिट कौन है, तो मीटर है। केजी और टन में कौन बड़ा यूनिट है, टन है, केजी छोटा होता है। तो आप बोलेंगे कि सर ये जो आपने लिखा है इसमें मीटर बड़ा यूनिट है और ये छोटा यूनिट है, तो बताइए इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका मैग्नीट्यूड, इसको न्यूमेरिक वैल्यू कहा जाता है। यही इस मीटर का न्यूमेरिक वैल्यू 1 है और इस सेंटीमीटर का न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, 100। तो बताइए ये कह रहा है कि इफ अ लार्जर यूनिट इज चूजन, अगर लार्जर यूनिट चूज किया जाए देन द न्यूमेरिक वैल्यू, तो बताइए अगर लार्जर यूनिट लिए हैं तो इसका न्यूमेरिक वैल्यू इंक्रीज किया है कि डिक्रीज, डिक्रीज, क्योंकि ये ना ज्यादा है ये तो कम होगा। तो याद रखेंगे कि अगर आपका, याद रखिएगा अगर आपका यूनिट बड़ा होगा, अगर लार्जर यूनिट होगा तो इसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज कर जाएगा। अगर स्मॉलर यूनिट लीजिएगा तो इसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यही देखिए बहुत विद्यार्थी यही कंफ्यूज हो गया था। यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, डिक्रीजेज, डिक्रीजेज, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यूनिट को बड़ा कीजिएगा तो न्यूमेरिक वैल्यू डिक्रीज होगा और यूनिट को छोटा कीजिएगा तो न्यूमेरिक वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट दादा इसको, चलिए बालक अभी देखिए वही, ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी आपको बताया। ये कह रहा है कि 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू, 1 न्यूटन किसके इक्विवेलेंट, तो याद कीजिए जो शुरू से क्लास किए होंगे आपको बताया गया था कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, याद है। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद है जी, बोलिए नहीं रहा है, क्लास इसका मतलब छूटा होगा शुरू से। ठीक है, ये सारा प्रूव किया गया था, ये सारा प्रूव हमने किया था। चलिए नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन में भी बच्चा कंफ्यूज हो गया है। कह रहा है कि इफ द यूनिट ऑफ ईच मास, यूनिट ऑफ ईच मास लेंथ एंड टाइम आर हाफ देन द यूनिट ऑफ प्रेशर विल बी, क्या होगा। तो आंसर तो लगाया है लेकिन इसको मालूम नहीं चला कि बनेगा कैसे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो प्रेशर पहले बताइए क्या होता है, प्रेशर किसको बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया लिख लिए। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, MLT इनवर्स टू एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला L इंटू एल, यही ना होता है, लेंथ इंटू लेंथ। L भी होता है तो एक लेंथ के लिए एक विड्थ के लिए। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ये बताइए कि ऊपर M है, इस T को नीचे लाइएगा तो T स्क्वायर हो जाएगा इंटू L। समझ में आ रहा है, ये माइनस नीचे आके प्लस हो गया और ये L। अब इसका यूनिट लिखिए, ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला है, हमको ये नहीं लेना है, यूनिट लेना है। तो बताइए मास का यूनिट क्या होता है, केजी। चलिए ये टाइम है तो टाइम का सेकेंड स्क्वायर और लेंथ का मीटर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप सबको आधा कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। ठीक है, हाफ करना है किसको, तो सारी यूनिट को। तो आप केजी का हाफ कीजिए पहले, केजी का हाफ हो गया। सबको क्या कह रहा है, देखिए सबको कह रहा है कि हाफ देन द यूनिट ऑफ प्रेशर विल बी, सबको आधा कर देना है। तो बताइए इसको हाफ कर दिए। अब ये टाइम है, टाइम का सेकेंड था
तो सेकेंड को भी आधा कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर लिया जाए। वो मीटर है, मीटर का भी हाफ कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा kg/2, और ये कितना होगा, इसको दो स्टेप में ले लेते हैं। ये हो गया kg/2, क्या इसको हम लोग सेकेंड स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते हैं क्या, इसका स्क्वायर? और ये कितना होगा, तो ये मीटर/2, 4 स्टेप है, सीधा कर लीजिए। कितना होगा, kg/2 होगा, और ये 4 2 जो कहाँ चला जाएगा, ऊपर 8, और नीचे कितना होगा, सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो 2 4 जो 8, 4 हो गया। क्या इसको लिख सकते हैं 4 इंटू kg, नीचे सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। अब हमको देख के बताइए कि आधा आधा तो कर दिए, सबको हाफ कर दिए, तो आपका यूनिट पहले से कितना टाइम्स हो गया है, 4 टाइम्स। पहले देखिए, पहले यही ना था, पहले आपका यही था, तो अभी भी तो वही है, लेकिन ये 4 टाइम्स हो चुका है। तो याद रखेंगे, अगर आप सबको, मास को, टाइम को, लेंथ को, सबको हाफ कर दीजिएगा, देखिए हाफ कर दिए हैं सबको, तो आपका जो प्रेशर है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? चलिए, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 4 टाइम्स। कब, जब मास, लेंथ और टाइम सबका यूनिट क्या कर दिया जाए, हाफ। यहां तक कोई दिक्कत बालक? टाइम नहीं रहता तो जितना रहता उसी से निकालते। ठीक है, तभी कितना हो जाता, 2 गुना रह जाता। जितना बोलेगा उतना करना होगा, अगर टाइम नहीं रहता तो ये दुगना हो जाता। चलिए, 6 नंबर कह रहा है कि इफ द यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल देन द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल नॉट चेंज। अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए तो कौन सा क्वांटिटी चेंज नहीं होगा? तो आप कौन सा टिक लगाए हैं बताइए, कौन सा आप टिक लगाए हैं, बोलो। ए। चलिए, याद रखेंगे इसमें होगा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, जो सॉलिड का प्रॉपर्टी होता है। अब कैसे, सर कैसे होगा, तो देखिए कैसे का जवाब हम देंगे सॉल्व करके। 6, पहले तो आप ये नाम नहीं सुने होंगे क्योंकि अभी सिलेबस में ये आगे पढ़ना है, टेस्ट में पहले आ चुका है, लेकिन हाँ ये बताया गया है। कहाँ बताए हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला में ये बताए हैं। तो याद रखेंगे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, तो ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। अब स्ट्रेस क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन 2-3 तरह का होता है, लेंथ का होता है, एरिया का होता है, वॉल्यूम का होता है। तो हम ले रहे हैं लेंथ का ही, कि डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल अपॉन एल का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको स्ट्रेन बोलते हैं। और स्ट्रेस एक तरह का प्रेशर होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया। अब इसको 4 स्टेप में कन्वर्ट कर लीजिए, तो एफ अपॉन ए हो गया और एल अपॉन डेल्टा एल हो गया। यही ना हो गया बालक? आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, आपसे बोला है कि आप लेंथ को दुगना कर दीजिए, यही ना पूछा, बोला है। देखिए ध्यान देंगे, क्या कह रहा है कि इफ द यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल, आपसे केवल लेंथ को डबल करने के लिए कह रहा है कि लेंथ को डबल कर दिया जाए और कौन सा क्वांटिटी चेंज नहीं होगा, यही आपसे पूछा है। तो याद रखेंगे, अगर मैथ्स पढ़े हैं तो मालूम होगा कि वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होता है, तो ये दोनों को मिला के हम एरिया लिख सकते हैं, L इंटू ए। एरिया में 2 लेंथ होना चाहिए, तो विड्थ और हाइट ये सब क्या है, लेंथ ही होता है। तो याद रखेंगे इसमें क्या बोला है कि लेंथ को 2 टाइम्स कर दीजिए। तो याद रखेंगे लेंथ अगर 2 टाइम्स होगा तो एरिया हाफ हो जाता है। ठीक है, अगर लेंथ किसी का दुगना कीजिएगा तो एरिया हाफ हो जाएगा, तभी ना दोनों कैंसिल होगा, तो L इंटू ए बच जाएगा। तो याद रखेंगे वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है। आप लेंथ को अगर 3 गुना बढ़ाइएगा तो एरिया 3 गुना कम हो जाएगा। अगर लेंथ को आप 4 गुना बढ़ाइएगा तो एरिया 4 गुना कम हो जाएगा। मतलब एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज, और उसी प्रोपोर्शन में। तो याद रखेंगे इस केस में लेंथ को डबल करने के लिए कह रहा है, तो आपने बोला कि सर वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू ए होगा, एरिया इंटू लेंथ। तो अगर ये 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, 2 टाइम्स डिक्रीज करेगा, क्योंकि कांस्टेंट रहना चाहिए। तो कांस्टेंट तभी होगा जब 2 से डिवाइड होगा, ये दोनों कैंसिल, तो देखिए आपका कांस्टेंट रह गया।
कोई दिक्कत यहां तक? अब आइए, अब क्वेश्चन में आते हैं। हमने बोला कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखा है, तो आपका बोला है कि यहाँ पे लेंथ को दुगना कीजिए तो एरिया हाफ हो जाएगा। तो देखिए एफ अपॉन ए था तो ए को ए अपॉन 2 कर दिए, हाफ कर दिए, और यहाँ डेल्टा एल था, इसको दुगना कर दीजिए 2 इंटू डेल्टा एल, क्योंकि अगर ये आधा हुआ तो ये दुगना होगा अपॉन एल। 4 स्टेप दिख रहा है, ये एक ही स्टेप में काउंट करेंगे, तो एफ अपॉन ए अपॉन 2 हो गया, और इसको सीधा कीजिएगा तो एल ऊपर डेल्टा एल नीचे, कितना होगा? ये होगा 2 इंटू डेल्टा एल, ये वाला स्टेप ऊपर चला जाएगा, और ये होगा 2 इंटू एफ अपॉन ए, और ये एल अपॉन 2 इंटू डेल्टा एल। कैंसिल कराइए तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट कितना आया? एफ अपॉन ए और एल अपॉन डेल्टा एल। पहले कितना था? तो पहले इतना ही था, और आप चेंज किए हैं तो उतना ही आया है। कोई चेंज हुआ? आप यहाँ पे लंबाई को, लेंथ को ट्वाइस कर दिए हैं, लेकिन कोई चेंज हुआ आपके फिजिकल क्वांटिटी में? नहीं। तो देखिए एक बात छुपाया गया है कि एरिया हाफ करना है। अगर ये बोल देता तब तो आप इजिली बना लेते। तो अगर कह देगा कि लेंथ को ट्वाइस किए हैं तो एरिया हाफ हो जाएगा, लेंथ अगर थ्राइस होगा तो एरिया 1/3 हो जाएगा। तो जितना टाइम्स लेंथ को इंक्रीज कीजिएगा उतना ही टाइम्स एरिया को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। और देख लेंगे यहाँ पे कोई चेंज है बालक? नहीं। तो कौन सा क्वांटिटी हुआ हमारा? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोई दिक्कत? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये आपका सही ऑप्शन है। ये सारा पढ़ाया हुआ है। हाँ, जिनका क्लास छूटा होगा उनके लिए नहीं बता सकते हैं, जो भी बच्चे शुरू से पढ़े हैं वो सारा बना के आए हैं। चलिए इसके बाद करेक्ट 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू, 1 जूल इक्विवेलेंट होता है, तो याद रखेंगे कि जूल जो होता है ये वर्क का और एनर्जी का यूनिट होता है, और जूल किसको बोलते हैं? तो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 को जूल कहा जाता है। अब खोजिए कहाँ है ये, इसी को जूल कहा जाता है, दिख रहा है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, इसी को जूल बोलते हैं। कोई दिक्कत बालक? चल, ये किसका यूनिट होता है? वर्क का होता है, एनर्जी का होता है, हीट का होता है, हीट का होता है, हीट का भी यही होगा, सबका यही होता है। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर में क्या कह रहा है जी? अब देखिए ये आप जानते होंगे, ये तो आपका 10th में था। पावर का यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। कैसे होता है? तो देखिए आप पढ़े होंगे, ये पावर जो होता है ये वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क का जूल होता है, टाइम का सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? वाट कहा जाता है। इसके बाद कह रहा है कि केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 1 इज द यूनिट ऑफ, याद रखेंगे मोमेंटम, मोमेंटम का होता है, क्योंकि मोमेंटम P बराबर होता है mv, तो मास का हो जाएगा kg, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स 1। तो kg मीटर सेकेंड इनवर्स 1 किसका यूनिट है? तो मोमेंटम का। इम्पल्स का भी है, देखिए यहाँ पे दोनों का है बालक, लेकिन ये चेंज करने पे आता है क्योंकि फोर्स इंटू टाइम होता है। तो देखिए इसको देना चाहिए था बोथ बी एंड सी, इसका भी होता है वही, लेकिन ये चेंज करने के बाद आता है, लेकिन इसका यूनिट डायरेक्ट हम लिख सकते हैं P इक्वल टू mv। तो अब जब दोनों नहीं दिया है तो आप किसको प्रेफर करेंगे? B को। जब दोनों नहीं दिया है, ये यूनिट इसका भी है इसका भी है, लेकिन इसमें अब बोथ तो दिया नहीं है, तो इस कंडीशन में इसी को लेंगे हम, इसको मोमेंटम, क्योंकि P इक्वल टू mv इसी से आता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट। इसके बाद कर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये आपके एग्जाम में अभी टेस्ट में आया हुआ सारा क्वेश्चन है, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखिए जो नहीं पढ़े होंगे एंगुलर वेलोसिटी 11 नंबर में आपको बता दे रहे हैं। एंगुलर जो वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी ये कितना होता है? देखिए एक फॉर्मूला होता है v इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू v अपॉन आर है, इसी का नाम है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा को बोलते हैं। और ये लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस होता है, तो लीनियर वेलोसिटी का LT इनवर्स 1 हो गया, और रेडियस इज अ टाइप ऑफ लेंथ, लेंथ लेंथ कैंसिल, तो T इनवर्स 1, और मास के साथ देगा तो m0 L0 T इनवर्स 1। अब खोजिए कहां पर है, दिख रहा है? चलिए इसमें कौन सा होगा बताइए? B।
बी सही है, इसमें भी टिक किया गया है। हो गया। चलिए नेक्स्ट करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बालक, करा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी इज, तो पहले फ्रीक्वेंसी हम आपको बता दें, कितना नंबर 12। फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बताइए ये ऊपर जाकर 3/1 हो जाएगा, तो इसका भी कितना रहा है, m0 l0 3/1। खोजिए कौन होगा जी, ऑप्शन नंबर सी सही, इसमें टिक लगाया। चलिए इसके बाद कह रहा है कि द एक्सप्रेशन mlt इनवर्स 2 रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है, मोमेंटम को नहीं करेगा, इंपल्स को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका होता है mlt इनवर्स 1, ये दोनों का एनर्जी का कितना होता है, तो एनर्जी का होता है ml² t इनवर्स 2, और फोर्स का कितना होता है, तो mlt इनवर्स 2। तो बताइए किसका होगा, फोर्स का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये इसका होगा। कोई दिक्कत बालक? चलिए अगला तो आंसर आप बता सकते हैं। क्या कह रहा है कि इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी तो बताया है, इम्पल्स का क्या होता है, mlt इनवर्स 1। मोमेंटम इम्पल्स दोनों का होता है, मोमेंटम का भी होगा, इम्पल्स का। इसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द क्वांटिटीज हैज इक्वल डायमेंशन, वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन सेम होता है, कितना होगा दोनों का, तो ml² t इनवर्स 2। क्लियर है बालक, ये दोनों का सेम होता है, ये सब अलग अलग है, यही हमारा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए द नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट ऑल द नोन क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी कितना बताया गया था, इससे ज्यादा भारी है जी। हाँ करेक्ट, द डायमेंशनल फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब देखिए आप जानते नहीं हैं तो पहले इसको समझा जाए कि ये होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। 70 नंबर है ना, क्या दिया है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला देख लेते हैं। तो देखिए एक फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ F इक्वल टू एटा इंटू ए इंटू dv अपॉन dx, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये एटा है, इसको एटा कहा जाता है। तो जब ये निकालिएगा तो F अपॉन क्या होगा, a इंटू dv अपॉन dx। इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, ये एरिया है, ये फोर्स है। तो फोर्स का क्या होता है mlt इनवर्स 2, एरिया का क्या होगा लेंथ स्क्वायर या दो लेंथ l इंटू एल, और ये वेलोसिटी का क्या होता है lt इनवर्स 1, और dx इज अ टाइप ऑफ लेंथ तो l होगा। अब आप ही बताइए, यह l से l कैंसिल, यह l से l कैंसिल, ये -1 है -2 है तो एक -1, ऊपर m, इस l को ऊपर ले जाइए l इनवर्स 1, और ऊपर कौन है t इनवर्स 1। अब खोजिए कहीं पे m l इनवर्स 1 t इनवर्स, और यही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, याद रखिएगा यही है। कौन सा सही ऑप्शन है बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो दैट इज ऑप्शन नंबर इज द ट्रू, m l इनवर्स 1 t इनवर्स 1। क्लियर है बालक? 80 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैज इक्वल डायमेंशन। तो स्ट्रेस और प्रेशर अभी आपको बताए हैं कि स्ट्रेस आया था ना, तो स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है और प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर है बालक? तो इसका 18 का कौन हो गया, 18 का हो गया ए। 19 में आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना सिखाए थे, याद है? तो बताया गया था कि जब याद रखेंगे यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट के आगे जितना भी जीरो है ये सब सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो बस यही 3 डिजिट सिग्निफिकेंट है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताया गया था। इसके बाद हम लोग राउंडिंग ऑफ पढ़े थे, राउंडिंग ऑफ करने के लिए ये तो बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट, क्वेश्चन नंबर 20 में चल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट फॉर अ थिन वायर will be correct if pitch and least count screw gauge
आर 0.1 सेंटीमीटर एंड 0.001 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। याद रखेंगे लिस्ट काउंट सबसे कम वैल्यू होता है, तो लिस्ट काउंट कितना है सबसे छोटा वाला, तो 0.001 सेंटीमीटर। तो याद रखेंगे आप जो भी रिजल्ट लेंगे इसका मल्टीपुल होना चाहिए। मल्टीपुल मतलब डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट है तो आपका वैल्यू डेसिमल के बाद 3 ही डिजिट तक आना चाहिए। तो अब चेक कीजिए, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक है नहीं होगा, ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक है नहीं होगा, ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक है ये हो सकता है, ये 4 है ये नहीं होगा। तो याद रखेंगे लिस्ट काउंट का ही मल्टीपुल होना चाहिए रिजल्ट। तो आपका सारा रिजल्ट में यही एक वैल्यू है जो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, हमको डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ही चाहिए था, तो यही हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि इसी का मल्टीपुल होना चाहिए। चलिए कर रहा है अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर कौन है, तो मोमेंटम है। मोमेंटम कैसे है, हम लिखते हैं वेक्टर p इक्वल टू m इंटू वेक्टर v। क्लियर है, तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट 22 करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, ये सारा पढ़ा दिया गया है आपको। तो टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। बताइए आप ही, नॉट वेक्टर नहीं है, तो मोमेंटम भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, वो भी वेक्टर है, कौन वेक्टर नहीं है, मास। ये स्केलर होता है क्योंकि मास का डायरेक्शन नहीं होता। कोई दिक्कत बालक। चलिए नेक्स्ट 24, हाँ अब ये आ चुका है, धुंधला दिख रहा है, अच्छा बड़ा है इसीलिए क्या, ऐसा ठीक है, दिख रहा है ना जी। क्या कह रहा है, कह रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्वांटिटीज ए एंड बी इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ। तो आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि स्केलर प्रोडक्ट को ए डॉट बी से लिखा जाता है और ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपसे पूछ दिया गया है, तो देख लीजिए इसमें आंसर कौन होगा आपका, ए बी कॉस थीटा। इसको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहा जाता है या डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। अब ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ये 25 वाला, ठीक है, करें इसको सॉल्व। 25 देखिए 25 में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि वेक्टर ए है, वेक्टर बी है इक्वल टू वेक्टर सी, एंड एक वैल्यू दिया हुआ है c इक्वल टू अंडर रूट मॉड अंडर ए स्क्वायर और अंडर रूट में बी स्क्वायर। आपसे कह रहा है कि एंगल बताइए, क्या पूछ रहा है कि ए और बी के बीच एंगल पूछ रहा है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है कि बताए थे, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू बी कॉस थीटा। वेक्टर में याद है जी ये फॉर्मूला, तो हमने बोला कि यही आपका रिजल्टेंट है, तब इसके जगह सी ही लेके आपको चलना होगा। तो इसी फॉर्मूला पे रखिए और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर और अंडर रूट का स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और बताइए सी स्क्वायर है तो अंडर रूट का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाता है, रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये होगा बी स्क्वायर। मॉड क्यों दिया जाता है, पॉजिटिव लेने के लिए। इधर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कुछ कैंसिल होगा बालक, तो यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो 0 इक्वल टू 2ab कॉस थीटा। तो जब कॉस थीटा निकालिएगा, कॉस थीटा, तो 0/2ab, तो टोटल 0 हो गया। टोटल क्या हो जाएगा, 0, 0 से डिवीजन करेंगे तो। अब आपसे पूछा जाएगा कि कॉस थीटा में 0 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 90 डिग्री का। कॉस से कॉस कैंसिल करा दीजिए, थीटा का वैल्यू 90। ये तो है आपका, ठीक है। सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग थ्योरी में ही कर चुके हैं, ये हम बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बहुत सारा ऑप्शंस दिया हुआ है, देख लीजिए। कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। इसमें से एक रिलेशन दिया है, कौन सही है। इसमें टिक लगाया हुआ है लेकिन गलत है।
चलिए देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में क्या कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इतना ही ना है जी। इसको टोटल को इधर लाइए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए माइनस माइनस प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 0। ये ए वाला कैंसिल, तो 2 वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो वेक्टर बी निकालिएगा तो कितना होगा 0/2, मतलब रिजल्ट 0। मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। अब देखिए ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द, ये सही है। यही आएगा टेस्ट में। चलिए नेक्स्ट, कितना है वाला 27। कह रहा है कि ए डॉट बी क्या है 0, तो इनके बीच एंगल बताना है। बहुत सिंपल है, ठीक है, हम अलग से बता दे रहे हैं। 27 कह रहा है कि ए डॉट बी 0 है, तो एंगल बताइए एंगल कितना होगा। तो ये बताइए ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा निकालिएगा तो क्या होगा 0/AB, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो बताइए कॉस थीटा, कॉस 0 कितना का वैल्यू कॉस 90 डिग्री, कॉस कॉस कैंसिल, थीटा इक्वल टू 90। सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बालक? चलिए 28 देख लीजिए, इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। आपसे एंगल पूछ रहा है ए और बी के बीच, और ये दिया हुआ है क्वेश्चन 28 में। देखते हैं इसको। 28 बालक दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड में डालने का मतलब ये मैग्नीट्यूड हो गया बालक, और ये क्या है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। डायरेक्ट फार्मूला यूज कीजिए मैग्नीट्यूड वाला, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab कॉस थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर पूरा कैंसिल, उस माइनस को इधर लाइए, तो 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना 0/4ab, ये ऊपर से नीचे डिवीजन में आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। अब आपसे पूछा जाएगा कि कॉस थीटा 0 है, तो 0 कितना डिग्री पर 90 पर, कॉस कॉस कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए रिजल्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए 29 नंबर, बस 2 ही है क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग शॉट हो जाए। 29 नंबर कह रहा है क्रॉस 0 है, तो याद कीजिए क्रॉस मतलब साइन में, और साइन का 0 कितना पर 0 डिग्री पर होता है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 0 डिग्री। अब कैसे होगा थोड़ा ध्यान देंगे, कैसे होगा 29 नंबर, तो ध्यान देंगे। आपसे कह क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि ए क्रॉस बी जो है ये कितना है 0 है, तो एंगल बताइए ए और बी का, तो आसानी से बताएंगे। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, किसमें टूटेगा ए बी साइन थीटा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा कितना होगा साइन थीटा इक्वल टू 0/AB, तो रिजल्ट क्या हो गया 0। अब आप ही बताइए कि 0 कितना डिग्री का वैल्यू होता है साइन में, तो आप बोलेंगे सर साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन साइन कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री 0। कोई दिक्कत यहाँ तक बालक? ऐसे भी बिना बनाए भी बना सकते हैं, क्योंकि क्रॉस में साइन होता है, और साइन का वैल्यू 0 तभी होगा जब 0 डिग्री आप लीजिएगा, ठीक है। 90 रहता तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और एक लास्ट है, कह रहा है कि अगर ए डॉट बी 0 है, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू बताइए इसमें से।
ए डॉट बी 0 है तो ए क्रॉस बी का वैल्यू बताइए। 30 नंबर। तो ध्यान देंगे, पहले दिया क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू 0 दिया है, यही ना, और आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, यही आपसे पूछा है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है पहले ये बताइए। तो आपने बोला कि सर ए बी साइन थीटा होता है, तो थीटा यहाँ से निकालिए ना, ये रिलेशन से, तो ई रिलेशन से निकालिएगा तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 अपॉन ए बी, तो वैल्यू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0 कितना डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस कॉस कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू 90। अब ये वैल्यू वहाँ रखिए, ये थीटा वहाँ रखिए, तो यहाँ रखिएगा तो डायरेक्ट यहाँ रख दे क्या 90 डिग्री, तो ये रख देंगे 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो रिजल्ट में क्या मिल जाएगा ए बी। तो इस रिलेशन से एंगल निकाल लिए और ये एंगल पुट कहाँ कर देंगे, क्रॉस वाले में, तो क्रॉस का वैल्यू आ गया। अब थोड़ा देखिए, बताइए कहीं हार्ड था ये, कहीं पेपर हार्ड था, बिल्कुल नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन हाँ, जिनका क्लास रेगुलर होगा उनके लिए इजी है, जिनका क्लास छूटा होगा उनको नहीं समझ में आएगा। कोई दिक्कत बालक? तो बस आज यहीं पे रोकते हैं, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब तो कल से टेस्ट खत्म हो जाएगा आप लोग का स्कूल वाला, चलिए कल से स्टार्ट करेंगे। बन बदला